नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन के आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। अब तक हम प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय का अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे हम अध्ययन करते हैं गोई विधि द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करना। देखो यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की तुला है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तुला के दो पार्ट हैं, एक और दो। एक पलड़ा यहाँ है और एक पलड़ा यहाँ है, जिसमें एक नली लगी हुई है जिसमें हम एक पदार्थ को भरते हैं। वो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय दोनों टाइप में से किसी भी पदार्थ को भरते हैं। यहाँ पे एक विद्युत चुंबक लगी हुई है, जिसके आधार पर जैसे हमने अध्ययन किया ही है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं चुंबक के रिस्पेक्ट में। वो क्या करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं और अन्य चुंबकीय पदार्थ बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। यही करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो अब देखते हैं हम, देखो इसमें आगे समझते हैं, तो इसमें वापस लौटेंगे। इस विधि में विशेष प्रकार की गोई तुला में पहले पदार्थ की कुछ मात्रा को तोल लिया जाता है। पहले क्या करते हैं, पदार्थ की कुछ मात्रा लेते हैं और उसे तोल लेते हैं। बाद में पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। बाद में क्या होता है, ये पदार्थ है, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र लगाया और पदार्थ के भार में अंतर ज्ञात करते हैं। अब पदार्थ के भार में अंतर आएगा ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित करता है बल रेखाओं को और अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित करता है। तो हम क्या परिणाम प्राप्त करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो उसमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में कार्य करेगा, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे उसके भार में कमी आ जाएगी। जिससे भार में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करेगा, मान लो इस नली में अनुचुंबकीय पदार्थ भरते तो क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे पदार्थ दोनों ध्रुवों के बीच में खिंच जाता है और उसके भार में वृद्धि हो जाती है। प्रतिचुंबकीय में भार में कमी हो रही है और अनुचुंबकीय में भार में वृद्धि हो रही है। चलो एक बार इसे फिर से समझते हैं। जिसको गोई तुला समझ में नहीं आती वो एक बार ध्यान से देखें। देखो, हमने यहाँ पे पदार्थ भर दिया। शुरू में मानते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ हमने यहाँ पे भरा है। अब ये पूरा सेटअप तैयार कर दिया। यहाँ पे चुंबक की ध्रुव विद्युत चुंबक लगाई है, इसे चालू करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होती है। अब देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या कर रहा था, बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा था। प्रतिकर्षित कर रहा है ना, मतलब इस पे खिंचाव, इस पदार्थ पे खिंचाव नहीं पड़ रहा है, ये खुद ही आपस में प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से प्रतिकर्षित होगा। तो क्या यहाँ पर जब यहाँ से प्रतिकर्षित होगा तो जब नीचे नहीं खींच रहा है, ऊपर उठा रहा है, तो क्या यहाँ पे वेट ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कम होगा ना वेट तो अपने आप ही। ये वाला पलड़ा नीचे झुकेगा तभी तो इधर वेट ज्यादा लगाना पड़ेगा अपने को काउंटर बैलेंस करने के लिए। जब ये पलड़ा ऑलरेडी इसको रिपल कर रहा है, यहाँ से प्रतिकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर वेट कम हो जाएगा। देखो ये इस तरह से है, इसे एक बार समझते हैं। ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये टिका हुआ है। अब मैं इधर इसको इधर खींचूंगा, मतलब अगर कोई इधर चीज खींचेगी तो इधर वजन ज्यादा फील होगा ना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ज्यादा वेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज यहाँ पर है और ये इसे ऑलरेडी प्रतिकर्षित कर रही है, यूं कर रही है, तो क्या यहाँ पे ज्यादा वेट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा ना। पहले की तुलना में वेट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अब हमने वापस यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ रखा, ये चुंबकीय क्षेत्र चालू किया, तो क्या करेगा, ये बल रेखाओं को आकर्षित करेगा अनुचुंबकीय पदार्थ। तो बल रेखा इसे खींचेगी ना, तो इसे खींचेगी तो क्या होगा, ये इस तरह से इस पर खिंचाव पड़ेगा, तो ये नीचे झुकेगा। नीचे झुकेगा तो क्या होगा, यहाँ पर वेट बढ़ाना पड़ेगा ना इसको बैलेंस करने के लिए। ये क्या होगा, भारी होगा। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या होगा, वो हमें भार में कमी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भार में कमी और परिवृद्धि दो चीजें होती है। अब पदार्थ के भार में हुए परिवर्तन, देखो हम यहाँ पे वृद्धि या कमी दोनों के लिए आगे परिवर्तन की सहायता से उस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। अब जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, देखो एक तो हमने जब ये गोई तुला में काम में नहीं लिया था, उससे पहले पदार्थ का भार काउंट किया हमने कि उसको नापा कि कितना है। जैसे मान लो 1 ग्राम है। अब हमने ये गोई तुला लगा दी,
और उसके बाद प्रति चुंबकीय पदार्थ तो मान लो ये इसको रिपल कर रहा है, तो इसका वेट कितना हो गया? मानते हैं कि 0.95 ग्राम हो गया, 1 ग्राम से कम हो गया ना। और अनुचुंबकीय पदार्थ तो मानते हैं कि 1.05 ग्राम हो गया, मतलब बढ़ गया। ऐसा ही हुआ, तो ये परिवर्तन हुआ ना, ये गोई-तुला की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किसी परमाणु अथवा आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके आधार पर उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान को परिकलित किया जा सकता है कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। इसका निर्धारण किससे करेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र है हमारे पास में, म्यू एस बराबर √n एंड n+2। इसकी यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन, इसे बीएम से लिखते हैं। यहाँ पे n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है, तो n क्या है यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये म्यू एस क्या है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कौन सा आघूर्ण? चक्रण चुंबकीय, ऐसे है ना, स्पिन चुंबकीय आघूर्ण। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पहले सूत्र याद कर लेते हैं, म्यू एस बराबर √n n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, Mn+2 मैग्नीज, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो गया, और 3d 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बार इस 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्मित होंगे या अयुग्मित? एक बार इसे देख लेते हैं। देखो 4s में 0 हो गए, सारे दोनों इलेक्ट्रॉन थे निकल गए Mn+2 में। डी में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या था हमारा, ये देखो √n n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहाँ n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं मैग्नीज में? 5 है, तो n की जगह कितना रखेंगे? 5। इस n की जगह 5 रखेंगे, तो क्या हो गया? 5 √ में 5 और इंटू 7 हो गया, 5 + 2 7, यही हुआ ना। तो √5 × 7 कितना होता है? 5 × 7 35, √35 हो गया। अब देखो √35 का तो हमें पता नहीं कि क्या वैल्यू होती है, लेकिन हमें इससे जस्ट छोटा वर्गमूल कौन सा होता है? √25, और इससे जस्ट बड़ा 36, तो √36 और 25। एक बार देखते हैं इसे यहाँ पर, देखो √35 √36 से तो छोटा है, लेकिन इससे जस्ट छोटा जो है वर्गमूल, इसका वर्ग किसका है? 25। इसका वर्गमूल क्या होगा? 5। तो इस √25 से तो बड़ा है ना, तो इस 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5, और इस √36 का 6, तो दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी भाई? 5 और 6 के बीच में है, इतना तो तय है। तो 5.1 से 5.99 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो हम संख्या देखते हैं, √35 √36 से बहुत क्लोज में है, तो क्या होगी वैल्यू? 5.9 ऐसे आइडिया लगाते हैं। तो कितनी हुई वैल्यू? 5.9 के अप्रोक्स। हम यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है उससे चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। ये समझ लो √35 था, 35 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो इससे जस्ट छोटा वर्ग क्या है? 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो 5 से तो जस्ट बड़ा होगा ना, और 6 इससे जस्ट बड़ा क्या है? 36 है, उससे कम होगा। तो 5 और 6 के बीच में क्या वैल्यू होगी? 5 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई? 5.92। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी समझ लेते हैं यहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन के लिए। एक बार देखते हैं यहाँ पर कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? कितने हैं? 5 है, 5 ही है ना भाई। और इसकी म्यूएस कितना निकला? चुंबकीय आघूर्ण कितना निकला? वही 5 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही निकला ना। तो देखो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही पॉइंट के इस साइड में हमारा चुंबकीय आघूर्ण होगा। जैसे मान लो कि किसी परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n बराबर क्या हो गया? इसे समझते हैं हम उधर नीचे, यहाँ पर समझ लेते हैं। n बराबर क्या हो गया? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसका म्यू निकालेंगे। रखो फॉर्मूला √n n+2 √n 3 + 2 5 √15, यही होगा ना। अब √15 तो हमें आता नहीं है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? √16। इससे जस्ट छोटा कौन सा है? √9, यही हुआ ना।
यही वैल्यू होगी। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 और इसका 4, तो 3 और 4 के बीच में होगा, 4 तो होगा नहीं, तो 3.9 लिख दूं मैं। ये इसकी वैल्यू हुई। ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही निकाल दिया था, n कितने हैं, 3 है, तो म्यू एस बराबर 3.9। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल दूँ, तुम घर पे ट्राई करना एक बार। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है, तो मैं इसका म्यू डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ 4.9 अप्रोक्स। ये सही होगा। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। म्यू बराबर √n n+2, यही होता है, √n 4 और 4+2 6, 24, यही होगा ना। 24 से जस्ट बड़ा वर्गमूल कौन सा है, √25, और इससे छोटा √16, 16 का 4 होता है, इसका 5 होता है, तो 4.9। ये समझ में आ गया। देखो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे n होंगे, अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो n पॉइंट, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही पॉइंट के इस तरफ हमारा चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो जैसे 5 पॉइंट, यहाँ पे 5 है तो 5.92। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक है। इसके आगे हम बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।